तो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग जो हैं उनके देखता हूँ दांत काफी चमकते रहते हैं, तो वो क्या कुछ ऊपर से पेंटिंग वेंटिंग होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग पेशेंट्स को दिखाते भी हैं कि ये ऐसे आपके फेस पे ऐसा दिखेगा. सो इट्स कॉल्ड स्माइल डिजाइनिंग. सो वी शो देम कि हाउ इट विल फोटोज में दिखाते हैं एंड देन. तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप उसका एग्जैक्ट जवाब दीजिए कि ब्रशिंग कैसे करते हैं? ब्रशिंग किसी को आता ही नहीं. जो एक्चुअल टेक्निक है ब्रशिंग का, हम जब डेंटिस्ट्री में आए तब समझा. तो उसके पहले हम सोचते थे अरे ऐसे करते हैं ब्रश, हमको तो पता ही नहीं. हाँ, बट अभी इसमें भी अभी लोग बोलेंगे कि हर्बल वाला टूथपेस्ट यूज़ करो. सो कमिंग टू दैट, आई विल नॉट रिकमेंड दैट पर्सनली, बिकॉज हर्बल टूथपेस्ट का जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना दांत घिस जाता है. तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर एनामल, वो हम डेंटिस्ट्री में मानते हैं कि वो गोल्ड से भी कीमती है. एनामल हट गया तो लोगों को सेंसिटिविटी शुरू होती है. टूथपेस्ट के बारे में बताइए कि कैसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? जिसमें 1000 पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm लिखा होता है, तो उतना फ्लोराइड होना चाहिए. तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी जो है वो दांतों के लिए उतना सही नहीं है? नहीं, क्योंकि उसमें भी वही चीज होता है, वो पार्टिकल साइजेस बड़े होते हैं. तो क्योंकि उनको वो इल्यूजन देना होता है लोगों को कि ये यूज करने से दांत वाइट हो गए. अभी जैसे डायबिटीज, अल्जाइमर्स, हार्ट अटैक्स, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ गम बैक्टीरिया. गम बैक्टीरिया की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं? यस. बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो नर्सिंग बॉटल केरीज करके बोलते हैं, जिसमें वो दूध का बॉटल मुंह में रख के जो सोते हैं, उससे सब दांत में कैविटीज लग जाती है, क्योंकि वो दूध मुंह में ही रहता है एंड उससे कैविटीज होती है. तो मैडम हमने सुना नहीं है, बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार अगर आप डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर दो तो फिर बार बार जाना पड़ता है. अच्छा, तो ये तभी होगा जब डेंटिस्ट बहुत खूबसूरत है. स्वागत है आपका नवकाश में. जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर विधा के अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, तो आज भी हमने ऐसे ही एक अलग हस्ती को बुलाया है, और ये थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. इनका काम है मुस्कुराहट बेचने का. आप सोच रहे होंगे कि मुस्कुराहट कैसे बेचा जाता है. तो दुनिया में सबको मुस्कुराना है, और हम जब मेकअप करते हैं तो हमें लगता है कि हम मेकअप से सुंदर दिख रहे हैं, बल्कि द बिगेस्ट एंड द बेस्ट मेकअप इज स्माइल. तो आज हमारे साथ में डॉक्टर वैशाली हैं, जो डेंटिस्ट हैं, और ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मुस्कुराहटें बेचती हैं, बांटती हैं. जैसे अरिजीत सिंह हैं, दर्शन रावल हैं, आयशा खान हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के रेगुलर डेंटिस्ट हैं डॉक्टर वैशाली. तो स्वागत है डॉक्टर वैशाली आपका. थैंक यू सो मच. डॉक्टर वैशाली, कैसे, मतलब आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मैं क्लिनिक का नाम ही मेक मी स्माइल रखूं? नाम बहुत सारे हम सोच रहे थे कि क्या रखे, तो कुछ फिर सोचा मेक यू स्माइल ऐसा आया. फिर देन आई सेड कि नहीं, कोई क्लिनिक आए तो नाम बोले तो मेक मी स्माइल, तो उनके जबान मतलब दे शुड ऑल्सो स्माइल. सो इसीलिए व्हेन दे से द नेम ऑल्सो दे शुड स्माइल. सो दैट वाज द लॉजिक. तो इसीलिए फिर मेक मी स्माइल. सो एवरी टाइम यू से मेक मी स्माइल आता है. सो या. तो डॉक्टर वैशाली, आप बताइए आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ बीता बचपन, किस तरह से बीता? तो मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर हैं और मम्मी गवर्नमेंट ऑफिसर. तो पिताजी गुजरात से आ गए थे बॉम्बे, तो शुक्र है आ गए, नहीं तो मैं गुजरात में होती अभी. फिर डैडी का तो पोस्टिंग होता था सब जगह ऑल ओवर इंडिया, बट मम्मी इधर थी तो हम भी इधर ही थे. तो मैं बहुत पढ़ाकू थी पहले से, एंड बायोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो 10th भी अच्छे नंबर से आए, 11th 12th भी रुइया कॉलेज में मैं पढ़ाई किया है मैंने. तो उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. तो मेरा बहुत आई थिंक मेरा नसीब ही था डेंटिस्ट्री में आना, डेस्टिनी, क्योंकि यस पिताजी को चाहिए था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ. वो ज़माने में ऐसे था ना, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये दो ही ऑप्शंस थे. तो इंजीनियरिंग करना है तो किधर से करना है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उधर से ही करना है. आर्मी का तो, सभी का ख्वाहिश होता है. तो आर्मी मतलब ऐसे आर्मी में नहीं, बट इंजीनियरिंग वहाँ से करना. मैंने बोला ठीक है.
और मम्मी का ऐसा से इतना नहीं था, बट फिर पिताजी ने बोला कि वो फॉर्म भरो। तो जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन हमारा MHCET होता था उस टाइम फॉर मेडिकल। तो दोनों एग्ज़ाम सेम डे पे थे। मेरा थोड़ा बायो का इंटरेस्ट था, तो मम्मी ने मैंने बोला ऐसे फॉर्म भर के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डैडी ने बोला है तो यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पर मम्मी फॉर्म लेके आई कि भर दे। मैंने बोला क्यों, क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम तो दे नहीं पाऊँगी, पैसे भी जाएंगे। नहीं नहीं, तू भर दे, फॉर्म भर दे। तो फॉर्म भर दिया। मैंने बोला ठीक है। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले CET का डेट पोस्टपोन हो गया। तो इट वाज लक। तो आई गेव दैट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई डिडंट क्लियर। एंड फिर MHCET जब दिया तो उसमें नंबर अच्छे आए। सो हियर आई एम। सो आई एम थैंकफुल टू माई मदर दैट उनको क्या सिक्स सेंस आया कि इसका नहीं, ये करना चाहिए। सो दैट्स तो ये जो पूरी इंडस्ट्री अभी मेक मी स्माइल से स्माइल कर रही है, तो सबको आपकी मदर को थैंक यू बोलना चाहिए। yes, absolutely. No, I'm really, she's no more, but her blessings are always there with me. So I'm blessed. बहुत बढ़िया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी डॉक्टर वैशाली हैं, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सबसे ज़्यादा स्माइल करना सिखाते हैं। तो फिर आपने बचपन के बारे में बता दिया, फिर कॉलेज आपको मिल गया। तो कॉलेज में भी अजीब अजीब के किस्से हुए हैं, वो भी आपको बताती हूँ। डेंटिस्ट कैसे चुना? हाँ, तो उसके पीछे भी स्टोरी है। बिकॉज बायोलॉजी था तो नेचुरल वो टाइम पे ना मेडिकल लाइन आता है दिमाग में कि अगर अच्छे नंबर है, बायोलॉजी में अच्छा है तो मेडिकल लाइन, वो सब वैसा मेंटालिटी था। तो 11-12 में मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, उसको डेंटिस्ट्री का बहुत ये था। तो मुझे इतना अवेयरनेस भी नहीं था डेंटिस्ट्री का जितना उसको था। तो शी वाज लाइक नहीं, डेंटिस्ट बनना है, ये है वो है वो है। तो उससे मुझे आया एंड आई एम लाइक हाँ ठीक है। तो मुझे जब एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अच्छे थे तो मुझे मेडिकल मिल रहा था, बट उसने इतना डेंटिस्ट्री का मुझे बोल बोल के किया था। आई सेड मेडिकल मुझे बॉम्बे के बाहर मिल रहा था और मुझे बॉम्बे से बहुत प्यार है। तो मैंने बोला बॉम्बे के बाहर नहीं जाना मुझे, तो डेंटिस्ट्री मुझे बॉम्बे में मिल रहा था। सो आई सेड ओके। सो आई गॉट इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन बॉम्बे, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। सो इसलिए फिर मैंने डेंटिस्ट्री गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से लिया। तो हम कह सकते हैं कि मतलब आपको मुंबई से ज़्यादा प्यार है। Yes. क्योंकि आपने पहली लाइन में ये भी बताया कि अच्छा है वो पापा आ गए। yes. और फिर आपने कॉलेज भी वहीं लिया। yes. सब्जेक्ट भी ये आई लिया क्योंकि लव आपको बॉम्बे। हाँ। बट अभी पोल्यूशन का सीन देख के थोड़ा मुझे अभी लग रहा है कि ग्रीनरी की तरफ जाऊं किधर। तो कॉलेज की कुछ यादें बताइए जब आप डेंटिस्ट पढ़ रही थी। तो बेसिकली जानना चाहते हैं हम लोग कि जैसे MBBS पढ़ाई करते हैं लोग, BTech पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जॉब अलग होता है और पढ़ाई अलग होती है। तो कॉलेज की कुछ चीज़ें, कुछ प्रोफेसर्स के बारे में या फिर जो बातें होती हैं, हम उसके बारे में जानना चाहिए। जो नहीं है डेंटिस्ट, जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है, तो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा उनको। तो कॉलेज में हमारा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था। तो हम तो रैगिंग भी हुई है वो टाइम पे। बट हम तो अब रैगिंग थोड़ा बंद हो गया। अभी बंद है, अभी बिल्कुल नहीं है, किधर भी नहीं है। बट वो टाइम पे, दिस इज 2006, आई हैव पास्ड आउट इन 2006, एडमिशन 2001 में लिया था। सो दिस इज लाइक सो मेनी इयर्स बैक। तो उस समय हम तो लोकल रहते थे, तो तभी मैं बांद्रा में रहती थी, तो बांद्रा से यहाँ लोकल जाना। बांद्रा गर्ल? यस, ग्रेट। देन शिफ्टेड टू अंधेरी। आई रिमेम्बर बांद्रा। तो रैगिंग वगैरह होता था, बट इट वाज ऑल फन में। मतलब तो उससे क्या हुआ ना, सीनियर से हमारा बहुत जान पहचान हुआ। तो जितने भी हमारे फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर्स जो भी जितने भी सीनियर्स थे, तो उनसे बहुत जान पहचान हुई। तो दैट वो अभी हेल्प करता है आपको, क्योंकि आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो जब आपका खुद का प्रैक्टिस रहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल। आई विल नॉट से कि वो बुरी चीज़ हुई, उससे बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बाकी जो बैच के भी लोग हैं सबके बहुत फ्रेंड्स हैं इन सीनियर्स एंड इन जूनियर्स। सो वो एक किस्सा होता था। तो जो हमारे प्रोफेसर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, तो हमको फुल सलवार कमीज़ पहन के, वो दुपट्टा ऐसे होना चाहिए और उसके ऊपर लैब कोट, तो ऐसे सब पूरा। एंड देन तब वो टाइम पे लड़कों से बात नहीं करना, नंबर कम आएंगे, तो ये सब ये सब कॉन्सेप्ट सुना नहीं है, बट वो टाइम पे होता था। यस, तो वो था। बट इन ऑल ऑफ दैट ऑल्सो हमारा ना वो फ्रॉग इन द वेल वाला कॉन्सेप्ट था, जो था वही था। मतलब घर से कॉलेज, जितने कॉलेज के लोग हैं उनसे ही इंटरेक्शन, और फिर वापस घर।
सो वो 5 साल ना वी वर इट वाज इट हैड बिकम अ फैमिली विद द एंटायर बैच. तो बट ज़्यादा पढ़ाई होती थी बिकॉज इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट. सो हमारा सबका फोकस पढ़ाई में, बट बीच में थोड़ी हरकतें हो जाती थी. फिर 4 इयर्स हमारे जो स्टडी के थे उसमें ये सबको पता नहीं होगा बट डेंटल में मेडिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं. अच्छा, 3rd ईयर तक उनके जितने सब्जेक्ट्स हैं हम सब पढ़ते हैं. सब पढ़ते हैं? यस, राइट फ्रॉम 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ऑल मेडिकल सब्जेक्ट्स वी डू. बिसाइड्स जैसे अभी उनका लोअर बॉडी का जितना पार्ट रहेगा वो हमको नहीं रहेगा, बट अपर बॉडी का सब पूरा एंड हेड, नेक, फेस, एवरीथिंग विल बी देयर. सो उसके नर्व्स, मसल्स, everything we have to do. So along with the medical we have to do our dental subjects also. So हमारा जो curriculum was very rigorous, बहुत rigorous था. और उसके साथ में हमको पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट, 3rd ईयर से हमको पेशेंट्स का ट्रीटमेंट. सो इट वाज क्वाइट अ बिट. 3rd ईयर से आपको पेशेंट के पास भेजने लग जाते हैं? Yes, मतलब yes, तो ये जो MBBS में बेसिकली हाउस स्टाफ होता है वो 5 साल या 4 साल के बाद होता है ना शायद, तो ये आपको 3rd ईयर में एकदम बेसिक मतलब काम होता था, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक होता था. एंड देन फिर फाइनली 3rd, 4th एंड देन फिर इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप में हमको फुल फ्लेजेड पेशेंट्स खुद से देते थे करने के लिए. सो ऑब्वियसली अंडर मॉनिटरिंग हमारे मेंटर्स होते थे, दे वुड चेक आवर वर्क एंड सी ओवरसी वॉट एवर वी आर डूइंग. बट हाँ, तो इंटर्नशिप तक तो हम तो एक बार फाइनल क्लियर हो गया ना, फाइनल ईयर, तो उसके बाद तो इंटर्नशिप में हम तो चौड़ में, हम तो वी आर द किंग ऑफ दिस कॉलेज, ऐसे करके घूमते थे हम सब. मैं कॉलेज पे फिर से आता हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ गया, मैं पूछता हूँ कि ये बैंड्रा गर्ल होना क्या होता है? हमें बैंड्रा गर्ल बोलते हैं लोग. मेरा बैंड्रा गर्ल GDC में निकल गया कॉलेज में. बैंड्रा गर्ल मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया बिकॉज लाइक आई सेड ना, हम बहुत वो फ्रॉग इन द वेल वाला कॉन्सेप्ट था और बहुत पढ़ाकू थे. तो माई एक्चुअल लाइफ आई कैन से आई स्टार्टेड लिविंग ओनली इन माई 30s, 32, 33. जो मैं आजकल देखती हूँ ना, माई सन इज गोइंग फॉर ऑल कॉन्सर्ट्स, ऐसे ये तो हमने देखा ही नहीं है कभी. और वो आपने 30s के बाद देखना शुरू किया. तो बैंड्रा गर्ल होने का कोई एडवांटेज? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं. बाद में अंदर ही से बैंड्रा जाते हैं हम. आई हैव डीप सिंपैथी. तो चलिए फिर से कॉलेज पर आते हैं एक बार. तो कॉलेज में जब पहली बार आपने मतलब देखा होगा किसी को, पेशेंट को देखा होगा कॉलेज में, तो पहली बार दांत देखा आपने, गंदा देखा होगा, क्या फीलिंग आई? कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? गंदा तो 1st ईयर में हमारा एनाटॉमी का क्लास होता है 1st ईयर में. सो इतना लाइव मतलब आई एम सॉरी बट माई रिस्पेक्ट्स एंड थैंक्स टू देम दैट वी लर्न सो मच. तो इतना कटा हुआ पर्सन का रहता है बॉडी, एंड वी हैव टू डू डिसेक्शन. यस यस यस. तो पूरा हमको डिसेक्शन करना होता है एंड वो प्रिजर्व करने के लिए दे यूज अ केमिकल फॉर्मेलिन. बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, मतलब यू कैन गो एंड पीपल हैव फेंटेड आल्सो 1st ईयर में. तो वो 1st ईयर से हमको ट्रेनिंग हो गई है सब गंदा देखने की. तो वो एक तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है. हाँ, आंखें एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है. फर्स्ट ईयर से. सो वो डिसेक्शन हम करते हैं ना, जाके वी ओपन अप द लेयर्स ऑफ द स्किन, द मसल्स, वी सी एवरीथिंग. तो 1st ईयर से ही शुरू हो जाता है. हमारा जो पॉडकास्ट है वो आम आदमी भी देखते हैं. आप डिसेक्शन वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए कि जैसे हर कोई समझ पाए. सो डिसेक्शन में जैसे अभी आपको स्टडी करना है कि स्किन में जैसे लेयर्स हैं. अभी जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अस दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो स्किन के कौन से लेयर्स होते हैं, मसल्स कैसे होते हैं, उसके नीचे जो नर्व्स होते हैं, तो उसका हमको वी नीड टू स्टडी दैट. तो वो मेडिकल के इसमें आता है. तो डिसेक्शन में हम लोग वी बेसिकली पुट अ कट एंड वी ओपन अप द लेयर्स एंड वी सी कि अंदर क्या है. ये फर्स्ट लेयर है, इसके नीचे दूसरा लेयर है, फिर इसके नीचे तीसरा लेयर. सो दैट वे वी यूज्ड टू डू डिसेक्शन. एंड लाइक आई सेड मेडिकल, सो दिस वाज पार्ट ऑफ द मेडिकल नॉलेज. तो मेडिकल का एनाटॉमी हमको ये सब में वी हैड टू स्टडी. तो बेसिकली जो डेंटिस्ट होते हैं वो केवल दांतों का पढ़ाई नहीं करते हैं. एंड वी हैड सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी आल्सो. सो मेडिसिन का पूरा नॉलेज, फिर जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन. हमारे पोस्टिंग्स सो हमारे कॉलेज के कंपाउंड में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ हमारे पोस्टिंग्स वहाँ होती थी. सो वहाँ हम जाके डिफरेंट कंडीशंस के हमारे उनके मतलब वी यूज्ड टू गो एंड ऑब्जर्व एंड सी एंड डायग्नोज दैट. तो वो भी एक होता था. सो हमने मतलब बेसिकली बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ाई भी किया है. अच्छा, एक्स्ट्रा भी पढ़ा है आपने. हाँ, तो ये जो मैम
इसमें होता है आपका MBBS में कि बाद में लोग MD करते हैं या फिर जो है कार्डियोलॉजिस्ट हो जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो मान लिया आई का डॉक्टर ही थोड़ा अलग है, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हो जाते हैं स्पेशलिस्ट। तो डेंटिस्ट में जो है वो केवल डेंटिस्ट होते हैं, इसमें भी डेंटल सर्जन है या फिर अलग अलग सो जैसे अभी 5 years का जो है करिकुलम हमारा, दैट इज BDS। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं एंड देन यू डू MDS। सो MDS में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। जैसे एक होगा बच्चों के, सो दे आर स्पेशलिस्ट फॉर किड्स। फिर एक अगर है वो प्रोस्थोडोंटिक्स, मतलब वो जो दांत नहीं हैं जिनके, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए होता है। उनमें बहुत सारे लोगों में जिसके कभी कान नहीं है या सम अदर मिसिंग पार्ट्स इन द फेस एरिया, वो रिप्लेसमेंट का भी वो प्रोस्थेसिस बनाते हैं। प्रोस्थेसिस मीन्स जो आर्टिफिशियल चीज़ होती है उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। तो वो प्रोस्थोडोंटिक्स होता था। फिर ऑर्थोडोंटिक जिसमें टीथ मूवमेंट होते हैं ब्रेसेस लगा के। सो ऐसे अलग 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 फील्ड्स के स्पेशलाइजेशन होते हैं, विच इज़ अ 3 years कोर्स। 3 years कोर्स। या तो आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? सो मैंने डेंटिस्ट्री जब हुआ, मेरा BDS जब हुआ, उसके बाद फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मैरिड। तो शादी हो गई। तो कैसा रहता है ना, आपको MDS एंट्रेंस के लिए भी बहुत पढ़ाई करनी होती है, तो वो थोड़ा सा फोकस मैरिज इन लॉज उसमें चला गया। बट थोड़े टाइम के बाद देन हमारा इम्प्लांटोलॉजी का एक ऑल्टरनेट कोर्स जैसा था, तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम था एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन दैट। तो वो मैंने नायर डेंटल से, वो हमारा 1 year का कोर्स था, वो इम्प्लांटोलॉजी में था। अभी आप पूछेंगे इम्प्लांट्स क्या है, तो कभी जब दांत नहीं होता है तो आर्टिफिशियल टूथ को इम्प्लांट्स के द्वारा हम फिक्स करते हैं। तो वो इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स मैंने नायर डेंटल से किया। सो नायर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन से। सो नायर डेंटल एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। सो आई हैव सीन बोथ द बेस्ट कॉलेजेस। डेंटिस्ट का। Yes. So yeah, so that course was also good, but also I would like to tell people who जिनको करना है डेंटिस्ट्री, it is not very easy। मतलब आपको वो इतना अंदर वो होना है कि पढ़ाई है ही। मतलब अभी आई एम एट 42 राइट नाउ एंड आई एम स्टिल स्टडिंग। मतलब कोर्सेज होते हैं एवरी ऑल्टरनेट संडेज, आई अटेंड कोर्सेज, आई अटेंड लेक्चर्स, आई स्पेंड टाइम ऑन इट। फिर वो कोर्सेज में आपको जो चीज़ें सिखाते हैं, फॉरेन स्पीकर्स होते हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, फिर उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑल ऑफ दिस, मतलब आपको अगर प्रैक्टिस आपका एलिवेट करना है, मतलब बढ़ाना है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि 5 साल करके हो गया कमाई शुरू, ऐसा नहीं है। मतलब ये अगर किसी के दिमाग में है तो वो नहीं होना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट बहुत है। मतलब राइट फ्रॉम क्लिनिक स्टार्ट करने के बाद जो चीज़ें आप लेते जाते हो, करते हो, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा करना है, तो अगर प्रिसीजन आपको इम्प्रूव करना है, चीज़ें बेटर करनी है, अगर सेम एज ओल्ड डेंटिस्ट्री जो 20 साल से अगर वही है, वही प्रैक्टिस करना है, देन इट्स फाइन। बट मेरा थिंकिंग है कि कुछ अच्छा आप पेशेंट को दे सकते हैं, कुछ कंजर्वेटिवली कुछ काम कर सकते हैं, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट एंड इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेनिंग, इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ बाइंग ऑल्सो थिंग्स एंड टाइम। सो ये तीनों चीज़ें आपको करके एंड देन एप्लीकेशन ऑन योर पेशेंट्स, बट यू शुड नो क्या कर रहे हो आप। सो ये ज़रूरी है बहुत लोगों को जानना। इट इज़ इन्वेस्टमेंट का तो है ही, इन्वेस्टमेंट का तो है ही। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं, बाकी से तो पूछ सकता था मैं। ये जब MBBS करने के लिए जाते हैं लोग, मेडिकल की परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, तो लोग कहते हैं जिनको MBBS नहीं मिला वो डेंटिस्ट कर रहे हैं। यस, दिस इज अ नॉन, बट मेरा एग्जाम्पल में उल्टा था। मेरा बॉम्बे क्राइटेरिया था। हाँ, आपके लिए तो अलग था, बट इन जनरल यस, ये होता है। बट अगेन MBBS के बाद भी बहुत पढ़ाई है। इनफैक्ट हमारा तो डेंटिस्ट्री के बाद MDS है, उसके बाद द बक स्टॉप्स देयर। फिर कोर्सेज आप छोटे मोटे कर लो, वो दैट इज़ ओके। बट MBBS के बाद आपको या तो MD करना है, MS करना है, उसके आगे आपको और कुछ DNB या कुछ और कोर्सेज आपको करने हैं, स्पेशलाइजेशंस अलग करने हैं। फिर उसके बाद आप कुछ और करते हो एंड देन फाइनली यू सेटल। मतलब उसमें तो बहुत टाइम चला जाता है। तो अगर किसी को मेडिसिन करना है, डॉक्टर, लाइक इफ दे वांट दैट डॉक्टर नेम इन फ्रंट ऑफ देयर दिस, सो उनको
ये तो इनग्रेन करना ही है कि 10-15 साल पढ़ाई करना ही है, मतलब वो एस्केप है ही नहीं। बिकॉज पहले ज़माने में फिजिशियंस ओनली प्लेन MBBS का वैल्यू बहुत था, बट नाउ लोगों का अवेयरनेस है, दे वांट स्पेशलिस्ट फॉर एवरीथिंग। तो वो MBBS के पढ़ाई में थोड़ा सा इट इज़ दैट चैलेंजेस देयर, चैलेंजेस हैं ये। यस। बट अगर किसी ने ठान लिया है कि मुझे यही करना है, तो देन दे कैन वेरी वेल। कोई ऐसा होगा जो ये सोचा होगा या सोची होगी कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है? सो डेंटिस्ट ही बनना है, कौन से लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स डेंटिस्ट? अच्छा। बिकॉज बना है सेटअप है, कुछ करना ही नहीं है, तो फॉर देम देन अदर ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट, डजंट मेक सेंस। सो उनके लिए तो इनफैक्ट बहुत अच्छा है कि अगर वो डेंटिस्ट्री ही करें, हाँ। क्योंकि आपके फैमिली में ही वो है, तो द प्रैक्टिस गेट्स पास डाउन एंड पेशेंट्स आपके उतना ट्रस्ट करते हैं कि हाँ चलो इनके फादर ने किया तो बेटे ने उसी टाइम से पढ़ाई की। और उनको एक्सपोजर भी बहुत मिलता है, क्योंकि क्लिनिक है पेरेंट्स का, तो वो उनको रुकना नहीं पड़ता ना इंटर्नशिप खत्म होने के। वो तो मतलब 3rd ईयर फाइनल ईयर से आके देख सकते हैं सब चीज़ें, उसको रोज ही पेशेंट मिलने लग जाते हैं फिर तो वो उनको मतलब एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है। सो अगर कोई डेंटिस्ट्री ना करे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं, तो दैट इज़ फूलिशनेस विच माई सन इज़ डूइंग, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ही इज नॉट He is not इंटरेस्टेड। interested. बायोलॉजी में वो एकदम दूर है, दूर है। तो फिर मैंने बोला ठीक है वो छोड़ दो। किस क्लास में पढ़ रहा है? ही इज़ इन 9th। ही इज इन 9th। अच्छा, अभी तो डिसाइड करने का टाइम नहीं आया है। नहीं, सो उनके कोर्स में मतलब ICSE में 8th स्टैंडर्ड के बाद एक ऑप्शन आता है कि वो साइंस सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो ड्रॉप कर लिया, तो उसके जगह पे इकोनॉमिक्स, तो वो डिसाइडेड है। नाना जी से इम्प्रेस्ड नहीं है? आर्मी में नहीं जाना चाहता? मुंबई का I think, मतलब मम्मा हाँ। से इंस्पायर्ड है कि मुझे मुंबई में रहना है। हाँ शायद। हाँ, क्योंकि मुंबई See, यहाँ पे उसको- इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। यस यस, उसको तो ही इज गेटिंग द बेस्ट। मतलब जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, ये बच्चों ने देखे ही नहीं है। उनका रोटी कपड़ा मकान एवरीथिंग इज सॉर्टेड, उसके बियॉन्ड जो चीज़ें नहीं मांगे वो भी उनको सामने मिल जाती है। सो इनका अपब्रिंगिंग, मतलब ये जो जनरेशन है ना, ये बहुत लकी है। लकी जनरेशन है। हम जो है, हम फंस गए। पेरेंट्स से भी फंसते हैं, बच्चों से भी फंसते हैं, अभी भी इन बिटवीन है। इन बिटवीन है। हमारा क्या जनरेशन? मिलेनियल्स। हम मिलेनियल्स हैं। और ये जनरेशन जेनजी जनरेशन है। जेंजी आएंगे आपके पर्सनल लाइफ पर भी। पहले आप डेंटिस्ट में कोर सब्जेक्ट में रहते हैं थोड़ा। Yes. हाँ, तो दांतों से रिलेटेड जो कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां जो लोगों को नहीं पता है या बड़े हल्के में लेते हैं लोग और बड़ी बीमारी हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो आप बताएं, क्या क्या बीमारियां होती है दांतों से रिलेटेड और कितना सीरियसली लेना चाहिए इन सब चीज़ों को? तो दांतों का सबसे पहला पॉइंट है, हमारे कंट्री में अवेयरनेस नहीं है कि डेंटिस्ट्री में मतलब टीथ का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए। हाँ, मेंटेनेंस नहीं है। जब तक दांत में दर्द नहीं होगा, हाँ, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जाना, मतलब क्यों जरूरत है, वो क्वेश्चन आ जाता है। क्या है, पेन नहीं है, नहीं जाना, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब जो अब्रॉड में जो चीज़ें होती कि वो रेगुलरली टीथ क्लीनिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, वो यहाँ बिल्कुल देयर इज़ नो हैबिट, नोबडी डज इट। तो दैट इज समथिंग विच आई कीप एजुकेटिंग माई पेशेंट्स। एवरी सिंगल पेशेंट हु कम्स, आई टेल देम दैट गाड़ी आप सर्विसिंग कराते हो, AC है सर्विसिंग कराते हो, सो टीथ इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो आपको वो सर्विसिंग इज मतलब आपको चेकअप के लिए आना ही है एवरी 6 months। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। एंड ऑल्सो ब्रशिंग किसी को आता ही नहीं, जो एक्चुअल टेक्निक है ब्रशिंग का, हम जब डेंटिस्ट्री में आए तब समझा। तो उसके पहले हम सोचते थे अरे ऐसे करते हैं ब्रश, हमको तो पता ही नहीं। तो मतलब जनरली लोगों को पता ही नहीं होगा ना ब्रशिंग क्या है, कैसे करना है, उसका टेक्निक क्या है, टीथ के कौन से एरियाज पे ब्रश करना है, आपको कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, पेस्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप उसका एग्जैक्ट जवाब दीजिए। yes. कि ब्रशिंग कैसे करते हैं? सो ब्रशिंग अभी कैन आई एक्सप्लेन विद द मॉडल? ऑफ कोर्स, आप निकाल सकती है। अभी जैसे ये आपका ऊपर का जॉ है, ये नीचे का जॉ है। अभी ब्रश लोग कैसे करते हैं, सामने सामने दे विल जस्ट गो लाइक दिस, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे खत्म। बट जो एक्चुअल टेक्निक है, जो बॉर्डर है बिटवीन द गम्स एंड द टीथ, ये जो कर्वेचर है, दांत का ऐसा शेप है, तो वहां जाके सब डिपॉजिट्स जो है, जो खाना हम खाते हैं, जो प्लाक है, वो पूरा यहाँ जाके फंसता है। पर आप यहाँ करते रहोगे तो वो कैसे क्लीन होगा? सो इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम द गम्स।
गम्स to पे bottom. आपको Top to bottom, bottom to top. एंड बॉटम टू टॉप। सो ये जो गम वाला जो एरिया है ना, ये लोग स्किप कर देते हैं, तो इसलिए ये एरियाज में जो है डिपॉजिट ज़्यादा रहते हैं। एंड ऑल्सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाइट ब्रशिंग कोई नहीं करता। इनफैक्ट इतने सारे लोग हैं जो ब्रश भी नहीं यूज़ करते। मतलब अगर आप मुझे पूछेंगे कि 3 टिप्स क्या होनी चाहिए, तो पहला मैं बोलूँगी ब्रश विद अ ब्रश। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड टिप विल बी यू हैव टू ब्रश एट नाइट। नाइट ब्रशिंग कैन नॉट बी स्किप्ड, बिकॉज 12 घंटे में वो एक जो लेयर है, इट इज वो एक लेयर को आप क्या बोलेंगे आप हिंदी में, एक आवरण। हाँ, मतलब एक परत। हाँ, तो वो फॉर्म हो जाता है दांत पे, तो वो 12 घंटे में फॉर्म होता ही है। तो अगर आप उसको निकालेंगे नहीं तो उसके ऊपर और डिपॉजिट्स होंगे, फिर और है, और वो जो लेयर होता है उसको प्लाक बोलते हैं। वो प्लाक में बहुत बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया फिर टीथ को इरोड कर देता है, तो वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड इज़ फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो 2 दांत के बीच का जो है, वहाँ पे आपका ब्रश नहीं जाता। जो 2 दांत का कॉन्टैक्ट है उसमें ब्रश नहीं जाता, तो उधर सिर्फ फ्लॉस आपका जाता है। तो फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज 3 थिंग्स तो इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। ये तो बहुत जरूरी था, ये तो हमारे दर्शकों को जानना ही चाहिए। yes. क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो आज तक कभी डेंटिस्ट के पास गए नहीं होंगे। yes. उन्होंने केवल बोर्ड देखा होगा यहाँ पे डेंटिस्ट होंगे, उनके दांत में दर्द हुआ नहीं होगा। हाँ। और जब उनके दांत में दर्द होगा तब जाएंगे, बट तब तक बहुत लेट हो जाता है। बहुत लेट हो जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ है। मैं भी उसी में से एक हूँ, और मुझे ये स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं और हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों, और हम अभी से अवेयर होना चाहते हैं। अभी से ये रूल फॉलो करेंगे। तो कुछ बीमारियों के बारे में बताइए, दांतों में जो बीमारियां तो होती हैं। अभी अच्छा, जो गम, ये दोबारा पूछेंगे बीमारियों के बारे में। एक सवाल पूछ गया, मतलब रह गया। आपने कहा ब्रश विद ब्रश, तो ये जो दातुन लोग करते हैं, तो ये सही करते हैं दातुन या गलत करते हैं? सो दातुन के जो होते हैं ना, ब्रिसल्स ऐसे नहीं होते जो टीथ के बीच में क्लीन कर सके। दातुन पहले के ज़माने में होता था, क्योंकि पहले ज़माने में डाइट ऐसा नहीं होता था, तो जो लोग दातुन भी करते थे उसमें इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जो क्योंकि वो नीम का दातुन होता है। तो नीम इज़ अ गुड इंग्रेडिएंट, मतलब फॉर द टीथ, फॉर डिसइंफेक्शन। इट वर्क्स एज एन एंटी माइक्रोबियल, वो ठीक है। बट जो फिजिकली, जैसे अभी यहाँ पे किधर कुछ मानो कुछ कचरा जमा है, तो आप अगर दूर से फूंक मारेंगे तो वो कट नहीं हटेगा, आपको कपड़ा लेके पोंछना पड़ेगा ना, वो टच होना चाहिए। तो दातुन उस हिसाब से सब टीथ के सब सर्फेसेस में नहीं जाएगा। और दांत का शेप ऐसा होता है, कर्वेचर होता है, उसमें अंदर साइड पे भी कर्वेचर होता है, 2 दांत के कांटेक्ट में भी कर्वेचर होता है, तो वो दातुन कैसे जाएगा वो एरियाज में। सो दातुन पहले के ज़माने इट वाज ओके। अगर अभी किसी को करना भी है दातुन, विच इज़ ओके, बट वो ब्रशिंग का सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता। तो दातुन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा खाने का हैबिट आजकल बदल गया है, मतलब? हाँ, वो भी है, बट लाइक आई सेड ना, दांत का जो सरफेस होता है वो ऐसे राउंडेड होता है, तो दातुन का एज वो एरिया को कैसे क्लीन करेगा। अभी कोई आपका वॉल में ऐसा कॉर्नर है और आप ऐसे ऐसे क्लीन कर रहे हो, तो वो क्लीन नहीं होगा। आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जो वो कॉर्नर तक जाए, समथिंग विच इज पॉइंटेड विच गोज इन द कॉर्नर। सिमिलरली टीथ का भी ऐसा है, यू नीड समथिंग जिसके ब्रिसल्स ऐसे हो, जो सॉफ्ट है, जो वो दांत के कर्वेचर में जाए, तो वो ज़रूरी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नीम जैसे कुछ पदार्थ हैं जो दांतों के लिए अच्छे हैं, लेकिन दातुन जो है वो उसकी जगह ब्रश इस्तेमाल करे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बट अभी इसमें भी अभी लोग बोलेंगे कि हर्बल वाला टूथपेस्ट यूज़ करो। सो कमिंग टू दैट, आई विल नॉट रिकमेंड दैट पर्सनली, बिकॉज हर्बल टूथपेस्ट का जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना दांत घिस जाता है। दांत के लेयर्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर एनामिल, वो बहुत स्ट्रांग होता है। एनामिल के अंदर डेंटिन, और डेंटिन में ना होल्स होते हैं जो दांत के अंदर नस तक जाता है, तो वो होल्स के वजह से फिर सेंसिटिविटी होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर एनामिल, वो हम डेंटिस्ट्री में मानते हैं कि वो गोल्ड से भी कीमती है, हमारा खुद का नहीं, हमारे पेशेंट्स का भी। तो वो एनामिल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एनामिल हट गया तो लोगों को सेंसिटिविटी शुरू होती है। जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो एनामिल जाने के वजह से होती है। तो ये आप टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट में अगर पार्टिकल साइज अगर मोटा हो तो वो एनामिल को घिस देता है, तो वो आपका डेंटिन के पास आ जाएगा, फिर डेंटिन से पेशेंट्स को सेंसिटिविटी होगा। सो आई विल नेवर रिकमेंड एनीथिंग। ऐसा कोई हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं। ऑल्सो उसमें एक और ड्रॉबैक क्या है कि उसमें फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड
1000 पार्ट्स पर मिलियन उतना फ्लोराइड होना चाहिए टूथपेस्ट में. सो वो जब आप ब्रश करते हैं वो टॉपिकली वो टीथ पे इट कोट्स द टीथ एंड इट इज़ एंटी कैविटी. Fluoride is the only toothpaste, only chemical which is anti-cavity. So because of our diet, we need to have something which is anti-cavity, which we have to use every day. और फ्लोराइड हम अंदर नहीं ले रहे ना, टूथपेस्ट आप जब ब्रश करते हो यू स्पिट इट आउट. तो जब तक वो इंजेस्ट नहीं होता वो प्रॉब्लम नहीं करता. सो टूथपेस्ट के बारे में बताइए कि कैसे टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए. चलिए ब्रांड का तो मतलब प्रमोशन नहीं कर सकते नहीं, बट लेकिन एनी टूथपेस्ट हाँ, वही जिसमें 1000 पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm लिखा होता है तो उतना फ्लोराइड होना चाहिए. कोई भी टूथपेस्ट लो पर उसमें वो 1000 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड होना चाहिए, जो हर्बल वालों में नहीं होता है. अच्छा, ये जो एड में हम लोग देखते हैं एक सुंदर सी डॉक्टर आती हैं, दांत तो बाद में देखते हैं, हाँ. अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये कह रही होंगी तो सच ही कह रही होंगी. तो मार्केटिंग वैसे ही होता है. मार्केटिंग वैसे होती हर है. चीज़ का मार्केटिंग वैसे ही होता है. बट मेडिकल में मार्केटिंग नहीं होना चाहिए. मेडिकल साइंस हैज़ टू बी एविडेंस बैक्ड. सो व्हाट योर डॉक्टर रिकमेंड्स, व्हाट योर डेंटिस्ट रिकमेंड्स, यू शुड डू दैट. बिकॉज आई विल नॉट इवन रिकमेंड अ सेंसिटिविटी टूथपेस्ट फॉर नॉर्मल पीपल. मतलब अगर किसी को मैं देखूंगी उनके टीथ और मैं देखूंगी कि उनका सेंसिटिविटी कितना है, कितने एक्सटेंट तक है, सेंसिटिविटी के रीजंस क्या है, उनको क्यों हो रहा है, उसके बाद ही मैं उनको रेकमेंड करूँगी. सो मैं सबको नहीं बोलूँगी कि आप सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट यूज़ करो, बिकॉज दे आर केमिकल्स, मोर केमिकल्स. सो आई विल नॉट डू दैट. नहीं, ये आपने अपने जो प्रोफेशन में शपथ लिया था उसको आपने फॉलो किया है. बाकी लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में शपथ लेते हैं, वो रट के लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, अगले दिन याद नहीं रहता. मैं इस बात से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने थैंक यू. वो रिकमेंड किया जो ज़रूरी है. Yes. वो रिकमेंड नहीं किया जिससे लोग मेक मी स्माइल तक आए. नहीं. इनफैक्ट आई बिलीव अ लॉट इन एथिकल डेंटिस्ट्री. मतलब जो जितना ज़रूरी है उतना ही करना. मैं मेरे पेशेंट्स को कभी भी एक्सेसिव ट्रीटमेंट के लिए या ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए मैं पुश नहीं करती. बिकॉज मैंने देखा है कि कुछ अगर मेरे से कुछ एक चीज़ भी अगर ऐसा कुछ अगर हुआ तो मुझे रात को नींद नहीं आती. आई मीन वो, एंड आई एम वेरी गॉड फियरिंग. तो एंड आई बिलीव इन कर्मा. तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, जो सही है वो ही करो. एंड टच वुड दैट हैज़ हेल्प मी. आई एम 20 years into practice now, so I have patients who've been coming to me for 20 साल से लोग मेरे पास आ रहे हैं. फैमिलीज़ को लेके आते हैं एंड देन मैं मेरा काम देखती हूँ कि मैंने 15 साल पहले ये किया था, वो किया था. एंड जब देखती हूँ कि अभी भी उनके माउथ में वो इंटैक्ट है, सो आई फील अच्छा कि चलो अच्छा. और मैंने अननेसेसरी कुछ नहीं किया. वो दैट हैज़ मेरे फेवर में रहा है वो, कि अननेसेसरी कुछ नहीं किया. तो एंड लोग जब ओपिनियन भी लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई आके बोले कि मुझे ना वाइट करने हैं, टीथ वाइट करने हैं, तो मैं पहले उनके सब टीथ देखूंगी. फिर मैं देखूंगी कि अच्छा पीछे कैविटीज़ हैं, कुछ मिसिंग टीथ है, तो मैं उनको बोलूँगी कि वाइटनिंग ठीक है बट पहले ये आप करा लो, क्योंकि वो कैविटीज़ है वो बढ़ जाएंगे, फिर आपको पेन होगा. मिसिंग टीथ है उससे बैलेंस बिगड़ जाता है. कोई भी एक साइड पे अगर मिसिंग टीथ रहेगा तो बैलेंस बिगड़ता है, जॉ पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, एवरीथिंग स्टार्ट्स. तो मैं उनको बोलूँगी कि आप जो वो पैसे हैं वो आप इसमें डाइवर्ट करो, ये होते रहेगा. बट जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो फंक्शनल चीज़ जो है वो पहले आप कराओ. सो दिस हैज़ ऑलवेज बिन माई पॉलिसी. उसके बाद अगर इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड दे से कि नहीं नाउ वी वांट वाइटनिंग, देन आई विल बी लाइक ओके फाइन. सो लाइक दैट. तो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग जो हैं उनके देखता हूँ दांत काफ़ी चमकते रहते हैं. तो वो क्या कुछ ऊपर से पेंटिंग वेंटिंग होती है? जैसे हमें तो लगता है कि जैसे दीवार की पेंटिंग होती है, कुछ ऐसा डिस्टेम्पर होता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उनके कैसे होते हैं समटाइम्स उसको स्माइल डिजाइनिंग बोलते हैं. सो दैट इज कॉस्मेटिक वर्क होता है, वो एस्थेटिक वर्क होता है. क्योंकि दे आर इन फ्रंट ऑफ देयर कैमरा, तो उनके हर एंगल से उनके दांत स्माइल हैज़ टू लुक नाइस, इट हैज़ टू लुक अपीलिंग. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैमिनेट्स, विनियर्स. तो जैसे अभी अपना वुड रहता है, वुड के ऊपर हम कैसे एक वो लेयर वो करते हैं ना, लैमिनेट चिपकाते हैं, तो सिमिलरली टीथ पे भी वो लैमिनेट होता है. इट्स वेरी थिन, 0.5 मिलीमीटर जितना थिन होता है. एंड आपको टीथ को इन अ सर्टेन वे आप थोड़ा सा चिजल करते हो एंड देन फिर उसके ऊपर ये लैमिनेट लगता है. सो अबाउट 6 टीथ और 8 टीथ और 10 टीथ, जितने टीथ अगर स्माइल में ज़्यादा दिख रहे हैं, सो उसके पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ.
उस बेसिस से हम अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग पेशेंट्स को दिखाते भी हैं कि ये ऐसे आपके फेस पे ऐसा दिखेगा. सो इट्स कॉल्ड स्माइल डिजाइनिंग. सो वी शो देम कि हाउ इट विल, फोटोज़ में दिखाते हैं एंड देन वंस दे से कि अच्छा ठीक है ये अच्छा लग रहा है, तो फिर हम उनको इन माउथ भी करके दिखाते हैं. बिफोर टीथ को कुछ किए हम उनके इन माउथ दिखाते हैं, और देन इफ दे लाइक इट, दे लाइक हाउ इट इज़ लुकिंग, हाउ देयर स्माइल इज़ लुकिंग, देन वी गो अहेड विद द फाइनल विनियर्स. सो ईच इंडिविजुअल टूथ पे ऐसे विनियर्स लगते हैं. सो ऑल ऑफ दीज सेलिब्रिटीज, एवरीबडी डज इट. तो इसका कोई साइड इफेक्ट है? सी अगर वो जो आप काम कर रहे हो ना, मतलब जिस डेंटिस्ट के पास कर रहे हो, दैट डेंटिस्ट शुड हैव 2 to 3 थिंग्स. एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो आपके टीथ को शेप कर रहे हैं, दे शुड बी यूजिंग मैग्निफिकेशन. तो उसमें आपका जो टीथ का जो शेप होगा ना, वो उतना ही जितना ज़रूरी, जैसे मैंने बोला उतना ही जितना ज़रूरी काम होना चाहिए. तो वो मैग्निफिकेशन जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेंटिस्ट्री में. मैग्निफिकेशन मतलब अभी मैं ये इस डिस्टेंस पे काम कर रही हूँ पेशेंट्स पे, तो वो मैग्निफिकेशन में जो एक दांत है इतना बड़ा दिखता है. देन आई एम वेयरिंग दोज लूप्स विच मैग्नीफाई द टूथ, तो मुझे इतना बड़ा दिखता है, मुझे इतना बड़ा दिखता है तो मैं उतना ही शेप करूँगी, उतना ही केयरफुली करूँगी. सो मैग्निफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फर्स्ट. सेकेंडली, आप जिस लैब में ये काम दे रहे हैं, दैट लैब हैज़ टू बी वेरी गुड. क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला वो 0.5 मिलीमीटर्स का ही होता है विनियर. अगर लैब ने अच्छे से नहीं बनाया तो इट विल नॉट लुक नाइस. फिर लैब बोलेगा कि अरे इसको दांत को और घिसो, फिर आप उतना और घिसोगे फॉर इट टू लुक नाइस. सो मतलब वो पूरा खराब हो जाता है. और लैब हैज़ टू बी वेरी गुड, क्योंकि जो गुड लैब्स हैं वो जो मटेरियल है वो बहुत बढ़िया वाला यूज़ करते हैं, अच्छे कंपनीज़ के, विच आर US बेस्ड, स्विस बेस्ड, जर्मन बेस्ड. सो वो मटेरियल्स अगर यूज़ करेंगे तो हमको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और हमको पेशेंट में भी कंजर्वेटिवली काम कर सकते हैं. तो उसका जो ड्रॉबैक आप बोल रहे हैं, देखो टीथ हम जब घिसते हैं तो एनामल, जैसे मैंने बोला एनामल निकलता है, बट अभी वही है, वो मैग्निफिकेशन से आप उतना ही एनामल निकालो जितना आपको चाहिए. सो ऑल्सो जब हम मेजरमेंट लेते हैं कि ये लैब को हमको बताना है कि ये ऐसे बनाना है, तो पहले के ज़माने में वो माप ऐसे होता था, वो क्ले मटेरियल डाल के माप लेते थे. अभी नाउ एवरीथिंग इज़ एडवांस, सो अभी इट इज़ ऑल डिजिटली डन. तो वी हैव इंट्राओरल स्कैनर्स, तो वो स्कैन करता है, फिर वो स्कैन फाइल हम लैब को भेजते हैं, फिर वो लैब मतलब ईमेल कर देते हैं और लैब आपको काम रेडी करके देता है. सो नाउ द टेक्नोलॉजी ने थोड़ी हेल्प की है. यस यस यस. लेकिन ये है कि इनेमल तो साफ करना ही पड़ता है थोड़ा सा तो करना ही हाँ, 100%. हाँ, तो ये नहीं कह सकते 100% सेफ है. हाँ, सेफ्टी, इट इज़ सेफ, ऐसा नहीं है कि इट इज़ अनसेफ. बिकॉज एस्थेटिकली आपको अगर वो रिजल्ट चाहिए कि अभी आपके टीथ बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, या अगर आपके टीथ में गैप्स हैं, और आपको अगर गैप्स के लिए आपको अगर टाइम नहीं है कि आप ब्रेसेस का पूरा ट्रीटमेंट कराओ उसको अंदर लेने के लिए, एंड इफ़ यू वांट कि मुझे रिजल्ट, बट उसमें भी केस सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. केस सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है. केस सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब दीवार से जैसे झड़ जाते हैं हमारी पेंटिंग, हाँ, तो वो दांतों से भी झड़ते होंगे करने के बाद, या फिर वो परमानेंट ही हो जाता है? नहीं, अगर आपका डाइट अगर सही है तो वो अच्छा रहता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मतलब एक बार वो टीथ को बॉन्ड हो जाता है बराबर से, बट अगेन वो बॉन्डिंग भी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर आइसोलेशन में, मतलब सलाइवा नहीं आए, ये आए, वो सब प्रोटोकॉल्स होते हैं. वो प्रोटोकॉल्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करो तो आपका जो रिजल्ट बहुत अच्छे से टिकता है. नहीं, बहुत अच्छा. और मैम ये जो आजकल मैं देखता हूँ लोगों को, जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ऑपरेशन करा के वो एकदम स्माइलिंग टीथ, और उससे फेस का साइज भी बदल जाता है. अभी 2-3 सेलिब्रिटी, मैं बिना मतलब मैं जीरो कंट्रोवर्सी वाला पॉडकास्ट करता हूँ ना, और मैं आपसे केवल आपके बारे में बात करता हूँ, तो मैं इसलिए मैं भी नाम नहीं लेता और मैं किसी को नाम लेने भी नहीं देता. तो बहुत सारे लोग हैं, लुक ही बदल जाता है, और मुझे लगता है तो कि वो विनियर्स से हाँ, होता है. फिर कुछ लोग जो है अगर जॉ लाइन बनाने के लिए काफी कुछ करते हैं. अभी दैट इज फेशियल एस्थेटिक्स, तो वो जो है फिर वो बोटॉक्स होते हैं, वो दांतों से रिलेटेड नहीं है. नहीं. अच्छा, दांतों से रिलेटेड वो थोड़ा आगे करते हैं फेस, या पीछे करते हैं कुछ ऐसा, ये जॉ को सी बहुत चीजें होती है. कभी लिप्स में आप कुछ करो तो वो लिप्स थोड़े से फुल हो जाते हैं, टीथ का विजिबिलिटी भी इम्प्रूव होता है. गम का अगर कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के गम्स थोड़े से डार्क होते हैं, तो वो लेजर से हम वो कर सकते हैं कि गम्स का कलर भी चेंज होता है. टीथ में बेसिकली टीथ मूवमेंट के लिए हम या तो अलाइनर्स या ब्रेसेस करते हैं. ब्रेसेस थोड़े अंदर वाले ब्रेसेस भी होते हैं जो अंदर से जो दिखते नहीं है. सो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज डू दैट ऑल्सो. दूसरा है इनविजिलाइन, आपने अगर सुना होगा तो इनविजिलाइन आर दोज अलाइनर्स. सो अलाइनर से टीथ मूवमेंट होता है. तो कितने एज तक कर सकते हैं ये? एनी एज यू कैन डू इट.
We have patients who are even 40, 50, 60s, they're still doing aligner treatments, no problem. तो एज ए डॉक्टर आप जब क्लिनिक चला रही हैं तो सबसे अजीब अजीब 2-3 चीज़ें जो आई होंगे आपके लाइफ में, बातें, वो आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताइए। किसी पेशेंट की बात, या ज़्यादा डरते होंगे, कोई फोबिया होगा। 10 में से 8 पेशेंट डरते हैं तो अभी हम तो एक्सपर्ट है हैंडल करने में। नहीं, कुछ नहीं, जैसे आपने मुझे कंफर्टेबल किया, सिमिलरली हम पेशेंट्स को भी पहले कंफर्टेबल करते हैं। हम उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि व्हाट वाज द थिंग, कि उनको उनके दिमाग में क्या रहता है। फर्स्ट वी ट्राई टू टॉक टू देम, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड देन जो पॉइंट्स उनके जो हैं, जैसे किसी को इंजेक्शन से डर है, किसी को आवाज़ से डर है, सो वी ट्राई टू एड्रेस दोज थिंग्स। बट जेनेरिकली आई थिंक मेरे क्लिनिक का जो एम्बियंस है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं करती हूँ मेरे क्लिनिक में, मैं हनुमान चालीसा चलाती हूँ एंड वो ना स्लो वाला वो एक वर्जन है ऑफ हनुमान चालीसा। एंड मेरे सब पेशेंट्स स्पेशली सर्जरी वाले दिन, जैसे इम्प्लांट सर्जरी है, तो वो मैं डेफिनेटली चलाती हूँ, बिकॉज दैट हेल्प्स मी एंड इट हेल्प्स माई पेशेंट्स ऑल्सो। सो बहुत पेशेंट्स ने आके मुझे पूछा भी है, ये कौन सा वर्जन है मुझे बताओ, और फिर बोलते कि आप ना लास्ट टाइम आपने वो लगाया था ना, वो आप वापस से लगाओ। सो आई फील नाइस कि चलो समथिंग इज दैट आई एम डूइंग, कि जो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली हनुमान जी इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैडम, हमने सुना नहीं है, बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार अगर आप डेंटिस्ट के पास जाना शुरू कर दो तो फिर बार बार जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये तभी होगा जब डेंटिस्ट बहुत खूबसूरत है। डेंटिस्ट तो मेल भी होते हैं। हैंडसम है। हाँ। तो उसका क्या रीज़न है कि बहुत टाइम लोग लेट जाते हैं, दे डोंट गो रेगुलरली, दे डोंट गेट देयर टीथ क्लीन रेगुलरली। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो हमको माउथ में दिखती है, बहुत सारे कैविटीज़ हो गए, कुछ मिसिंग टीथ हो गए। तो वी एजुकेट द पेशेंट, वी टेल देम कि ये आपको ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अभी हमारे पास जैसे इंट्राओरल कैमरा है, तो हम अभी जैसे माउथ में आपको मिरर के सामने आप देखोगे तो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, पर हम वो एक एक टूथ पे हम फ़ोटो लेके हम दिखाते हैं कि ये टूथ में आपका ऐसा है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कैविटी है, तो उसको हम क्लीन करते हैं, फिर वो क्लीन करने के बाद भी उनको फ़ोटो दिखाते कि देखो हमने पूरा क्लीन किया। फिर जब फिल कर देते हैं, उसके बाद फ़ोटो लेके उनको दिखाते कि ये हमने किया। तो हमारा वर्क इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, so we show and we do everything. So coming back to the point is that there are multiple things that come up, but आप अगर बहुत रेगुलरली जाएंगे तो मल्टीपल चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपको सिर्फ मे बी साल में 1 बार या साल में 2 बार आपको सिर्फ चेकअप के लिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एवरी टाइम जब आप आते हैं तो हमको ये दिखता है कि कौन से एरिया को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। फिर हम आपको वो रीइंफोर्स करते हैं कि देखो ये वाला जो दांत है आपका, ऊपर जो लास्ट वाला है ना, वहाँ आपका ब्रश नहीं जा रहा। फिर हम आपको बोलेंगे कि ये अभी आप ना एक छोटा हेड वाला ब्रश लीजिए और वो एरिया को आप मेंटेन रखिए। तो ये ना रीइंफोर्स करते हैं हम। फिर वो जो पेशेंट जब 6 महीने के बाद फिर आता है चेकअप, फिर हम वो एरिया चेक करते हैं, देन वी टेल देम कि अच्छा ये अभी आप कर रहे हो। सो उससे क्या होता है ना, एक पैटर्न जो है वो पेशेंट को भी वो हो जाता है कि अभी मुझे ये करना है ब्रश, मुझे अभी ऐसे करना है क्लीन, और वो उनके सिस्टम में बैठ जाता है। बट अगर यही पेशेंट मुझे 10 साल के बाद दिखेगा तो वो दांत तो गया ही होगा, बिकॉज वो दांत तो क्लीन ही नहीं हो रहा उनका, तो वो दांत तो हमको निकालना पड़ता है। फिर उसके अलावा देयर आर अदर थिंग्स दैट कम अप। तो फिर उनको लगता है कि अरे इतना सारा काम है। अरे बट आप आए नहीं हो ना, क्या आप फ्लॉस करते हो 2 बार, क्या आप ब्रश करते हो 2 बार, ये सब चीज़ें आप करते ही नहीं हो। सो कभी पेशेंट्स कुछ आके हमको बोलते हैं कि अरे मैडम आप ही ये सब दिखा रहे हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ये सब। Then I ask them the next question, are you brushing 2 times? Are you doing that? नहीं, मैं एक बार ही करता हूँ। I said but then that is defining the पूरा लॉजिक ना, कि जो प्लाक फॉर्म होता है 12 घंटे, उसको आप हटा ही नहीं रहे हो, तो आपके दांत कैसे रहेंगे क्लीन? कैविटीज़ तो होंगी। तो ये जो है ये हमको सुनना पड़ता है, बट साइंस इज सेइंग व्हाट इज़ द थिंग, सो वी ट्राई टू एजुकेट द पेशेंट्स दैट आपको ये ज़रूरी है। सो इट इज़ नॉट कि हम ढूंढते हैं चीज़ें, वो ऑलरेडी माउथ में है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस बहुत खराब चीज़ है दांतों के लिए। यस। और हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत है इग्नोरेंस। अभी थोड़ा अर्बन पॉपुलेशन में थोड़ा सा अवेयरनेस आया है, बिकॉज स्माइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेस एस्थेटिक्स।
तो वो अवेयरनेस अभी आया है, तो होपफुली इट शुड गेट बेटर। हाँ, क्योंकि आजकल ये आपका सारे जेनजी लोग और सारे जेनजी क्या, मिलेनियल्स और पुराने वाले भी सब रील्स बनाने लग गए ना। तो पहले तो बस आपस में बात करते थे तो गंदे दांत चल जाते थे, लेकिन हाँ अब हाँ, कैमरा फ्रेंडली पूरा यस इंडिया हो गया है, यस पूरा इंडिया का यस पूरा वर्ल्ड हो गया है। यस। बट तो उसमें भी एक चीज है, आपका वो ना बिजनेस तो फिर बड़ा है। वो सिर्फ सामने वाले दांत देखते हैं, फिर पीछे अंदर इनके इतने दांत खराब होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे सामने वाले ठीक हो जाए, बस कि आप विनियर्स कर दो, पर पीछे दांत मिसिंग है, कैविटीज है, वो छोड़ दो, वो चलेगा। अभी सिर्फ सामने के कर दो बस, जो कैमरा में दिखे। बट दैट इज रॉन्ग। आपका बेसिक फंक्शन ही नहीं रहेगा, आप टीथ से प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, तो आपके गट में वही जा रहा है ना। मतलब जो बैक्टीरिया है जो पीछे के दांतों में है, गम्स इन्फेक्टेड है, तो वही तो आपके पेट में जा रहा है। अभी जैसे डायबिटीज़, अल्जाइमर्स, हार्ट अटैक्स, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ गम बैक्टीरिया। दिस गम विल लेट, बैक्टीरिया की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। यस यस। आप इसको फिर से डिफाइन कीजिए। सो जो गम बैक्टीरिया जैसे जिंजाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, सो गम्स आपने जैसे मैंने बताया वो गम के लेवल पे आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया उधर रहते हैं। फिर वो गम्स में जो बैक्टीरिया है वो, बिकॉज गम्स में ब्लड सर्कुलेशन है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन से पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। अब बॉडी में ट्रैवल करता है, इट गोज टू योर हार्ट, इट गोज टू योर लिवर, इट गोज एवरीवेयर। सो दोज बैक्टीरिया आर, सो स्टडीज आर नाउ कमिंग अप दैट हार्ट अटैक्स आर बिकॉज ऑफ गम बैक्टीरिया ऑल्सो यस। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है बॉडी में? Alzheimer's is one more, one of the causes of Alzheimer's is अल्जाइमर भी गम बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। yes. So these are, so यही अवेयरनेस लोगों को होना ज़रूरी है, जो काफ़ी कम है अभी हमारे कंट्री में। बट आई होप दैट दे अंडरस्टैंड दिस, दैट द गम्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर टीथ। बिल्डिंग को आप अगर जब खड़ा कर रहे हो तो आपको फाउंडेशन नीचे करना पड़ेगा। अगर नीचे फाउंडेशन नहीं होएगा तो बिल्डिंग गिरेगा। तो वो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। सो गम्स एंड द बोन इज द फाउंडेशन, सो योर फाउंडेशन हैज़ टू बी केप्ट क्लीन, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और डायबिटीज़ और गम्स का तो रिलेशन ऐसा है कि बहुत टाइम हम पेशेंट को डायबिटीज़ है ये मुंह देख के हम डायग्नोज करते हैं। यस, सो वी टेल देम कि आपका ना ऐसा कंडीशन है, आप प्लीज़ एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए। दांतों को देख के डायबिटीज का पता चल जाता है। यस यस, उसमें डायबिटीज़ में बहुत एग्रेवेट हो जाता है। जैसे अगर नॉर्मल लोगों को गम इन्फेक्शन, मतलब जो कचरे के वजह से गम इन्फेक्शन इतना होगा, डायबिटीज़ वालों को इतना होगा, तो हमको पता चलता है। एंड देन वी टेल देम दैट प्लीज़ गेट योर ब्लड शुगर चेक्ड, एंड देन यस आता है उनको, फिर ब्लड शुगर आता है। देन वी टेल देम कि आपको अभी शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज उसका वो एक साइकिल रहता है। एक सवाल मेरे मन में आया है कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों को दुश्मन बनाने के लिए कि कुछ कंपनियां हैं जो पहले कहती थी कि नमक से, सरसों तेल से, ये सब से, उंगली से करने से आपके दांत खराब हो जाएंगे। फिर वही कंपनियां, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिर उसके बाद फिर आगे आया कि आप, हमने देखा है अपने बचपन में ऐड कि चारकोल से वो दिखाते थे कि चारकोल इनेमल को खराब कर रहा है, और आजकल जो है वो चारकोल आ गया है। तो ये सब जेनजी के लिए आया है। ये सब जेनजी के लिए आया। तो ये एक्चुअली में वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर नहीं करना चाहिए इस्तेमाल? सी इट्स अगेन, इट इज़ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो टूथपेस्ट का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अभी कोई टूथपेस्ट में फॉर एग्जांपल अगर नमक इंग्रेडिएंट है या कोई हर्बल इंग्रेडिएंट है या फिर चारकोल इंग्रेडिएंट है, तो उसका पार्टिकल साइज़ ना बड़ा रहेगा। वो पार्टिकल साइज़ फ्रिक्शन जैसे होता है टीथ पे, एंड यू आर ब्रशिंग ट्वाइस वंस एवरी डे इनटू 365 डेज, तो वो जो पार्टिकल साइज़ है ना वो टीथ को वेयर ऑफ करता है, एनामल को वेयर ऑफ करता है। तो आई विल नॉट रिकमेंड सच काइंड ऑफ टूथपेस्ट। वो मार्केटिंग में क्या दिखाते हैं कि आप ये यूज़ करने से वाइट हो गए टीथ, ओके, ये तो दिखाते हैं वो। बट वो क्यों वाइट होते हैं? क्योंकि जो स्टेनिंग होता है, जो अभी जैसे चाय कॉफ़ी जो है कुछ लोग स्मोक करते हैं, तो वो जो है वो सुपरफिशियल स्टेन हटाता है। कैसे हटाता है? बिकॉज ऑफ द अब्रेसिव। उसमें पार्टिकल साइज अब्रेड करते हैं टीथ को फ्रिक्शन से, तो वो हटा देता है स्टेन। तो टीथ लोगों को लगता है कि वाइट है, अरे बट वो बाकी एरियाज में भी तो एनामल है ना, एनामल को भी घिस रहा है वो। सो आपका एनामल चला जाता है, फिर डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, और फिर लोगों को सेंसिटिविटी होती है। तो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो यूज़ करते हैं ये, और उनको बहुत सिवियर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाता है। सो मैं डेफिनेटली आई विल नॉट एडवाइज एनीबडी टू यूज़ चारकोल टूथपेस्ट और वाइटनिंग टूथपेस्ट फॉर दैट मैटर एज वेल। वाइटनिंग टूथपेस्ट भी।
तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी जो है वो दांतों के लिए उतना सही नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि उसमें भी वही चीज होता है, वो पार्टिकल साइजेस बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। तो क्योंकि उनको वो इल्यूजन देना होता है लोगों को कि ये यूज करने से दांत वाइट हो तो गए। कितने ppm का होना चाहिए वो एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को, पॉइंट आउट करके। सो मैं आपके पूछना चाह रहा टूथपेस्ट पे कंटेंट्स आपको रीड करना है। कंटेंट्स में फ्लोराइड जो है 1000 ppm ppm इतना होना चाहिए। होना चाहिए। मैडम थोड़ा कैविटीज के बारे में बताइए, कैविटीज पर जो कैप लगाते हैं उसके बारे में बताइए, क्या खाने से। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो है अभी ये जैसे है, ये आपका हेल्दी टूथ है, इसके जो है ये 3 लेयर्स दिख रहे हैं। ये एनामिल है, वाइट कलर का जो है एनामिल है, फिर अंदर डेंटिन है और ये नर्व है। एवरी टूथ में अंदर नर्व होता है, जो नीचे इधर उसको नर्व सप्लाई रहता है। अब जब कैविटी इतना रहता है, छोटा रहता है, तो वो एनामिल तक रहता है, तो उसको पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पेशेंट्स को कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। सो ये जो अगर कैविटी एनामिल तक रहा, उसको फिलिंग कर दे, ठीक हो गया। थोड़ा सा और जाएगा तो पेशेंट्स को ना हल्का जैसे कुछ खाया, हल्का ठंडा गर्म, थोड़ा सेंसिटिविटी होने लगता है। तो ये टूथ में भी हम फिलिंग कर सकते हैं। बट ये जब नर्व को टच हो जाता है, जैसे दांत के सबसे अंदर वाले लेयर को जब टच हो जाता है, तब जो है ये नर्व इन्फ्लेम हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है और अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। ये स्टेज पे हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना, जो हम लोग RCT बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और इसमें क्या होता है, वो सिवियर पेन जब होता है पेशेंट को, सो यू हैव टू कम टू मी एट दिस स्टेज फॉर चेकअप। And if you see something black and you're not having any pain, then you come here. But don't delay this stage. Because ये stage अगर delay हुआ आपका तो आपके फेवर में बेसिकली अगर मैं एक बात बोलूं तो ये जो पहले 2 दांत दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम पहुंच गए तो बस डेंटिस्ट को देखने के लिए आना पड़ेगा। Yes. बाकी आपको बीमार होके आना पड़ेगा। Yes. But इसमें क्या है, मैं ये बोल रही हूँ, बट इसमें हमको बहुत कम पैसे है, इसमें हमको ज्यादा पैसे है। तो आप चाहती हैं कि लोग बीमार होके आए? नहीं, मैं चाहती हूँ फिर भी कि बिकॉज आई एम एथिकल एंड आई ऑलवेज एजुकेट देम एंड आई शो देम दैट यू हैव टू कम फॉर रेगुलर चेकअप्स। वेरी नाइस मैम। तो एक और आप लाई हैं, इसके बारे में बताइए क्या है। सो ये है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो नर्व तक जाके इन्फेक्शन जब चला जाता है, तो हमको जो ये नर्व है, ये नर्व इन्फेक्टेड है, दांत के अंदर वाला नर्व, उसको पल्प बोलते हैं। तो ये जो पल्प होता है, ये इसको हमको क्लीन करना होता है। तो हम पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो पतले इंस्ट्रूमेंट से हम ये कनाल्स को क्लीन करते हैं। ये क्लीन करने के बाद ये आर्टिफिशियल नर्व फिल कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं एंड वी फिल इट अप विथ आर्टिफिशियल नर्व। सो ये जो अंदर जो इन्फेक्शन है ना, इसको पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो है वो बोन में है। तो उसको निकलने के लिए हम जगह बनाते हैं और उसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर आर्टिफिशियल नर्व फिल कर देते हैं, क्योंकि ये जगह खाली नहीं रख सकते। तो आर्टिफिशियल नर्व, और इस प्रोसेस में फिर हम एक्सरेज लेते हैं टू चेक कि हमारा प्रॉपर गया है नहीं गया है। जितने कनाल्स हैं, जैसे कुछ दांतों में 1 कनाल है, कुछ में 2 है, कुछ में 4 है, कुछ में एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो ये जब हम क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद इसको फिल कर दिया, फिर ऊपर से हम इसको फिलिंग करते हैं और फिर लास्ट में कैप लगाते हैं टूथ पे। पेन चला गया आपका, ये दांत आपके लिए फंक्शनली यूजफुल है, मतलब आप इसे चबा सकते हैं, आपको कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। अभी अगर वो वाला स्टेज आप इग्नोर कर दो कि चलो पेन है, मैंने दवाई खा ली, चलो 3 दिन दवाई खा ली, 1 महीने 2 महीने बाद फिर से पेन हुआ, आपने फिर से दवाई खा ली, इसके बाद ये क्या है ना, ये ब्रेक डाउन होता है। तो ये दांत का स्ट्रक्चर टूटता है बिकॉज डीके है। डीके मतलब क्या होता है ना, दांत आपका सॉफ्ट हो जाता है। ये जाने के बाद ना फिर अभी दांत ऐसे स्टेज पे है, क्योंकि आपने इग्नोर किया है कि ये दांत, फिर हम इसमें स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं है ऊपर, तो हम इसको कुछ नहीं बचा सकते। तो तब वो स्टेज आता है जब दांत निकालना पड़ता है। अब दांत निकालने के लिए क्या है कि जो भगवान ने ओरिजिनली हमको दिया है, वो जो भगवान ने सोच के जो नेचर ने बनाया है, वो इतना बढ़िया है कि हम उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सो जैसे अभी दांत के रूट्स ऐसे होते हैं, दे आर बोन में ऐसे जाते हैं, बट हमने इम्प्लांट बनाया है वो सर्कुलर बनाया है, बिकॉज वो टेक्निक है उसको डालने का। तो कितना भी कर लो, जो भगवान ने दिया है हम सेम तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो नेचुरल है वो हमेशा प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। द क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ अ टूथ इज इम्प्लांट।
क्लोजेस्ट है, बट इट इज नॉट द टूथ। इट इज नॉट द टूथ। तो कितने भी पैसे आ जाएं, आपको वो दांत नहीं मिलेगा जो भगवान ने दिया भगवान ने है। दिया, और एनामल भी नहीं मिलेगा। एनामल भी नहीं मिलेगा जो भगवान ने Yes. दिया, और एनामल सोना से कीमती है, और Yes. वो कहीं सऊदी अरब में तेल की खुदाई में नहीं या अफ्रीका के पहाड़ों में नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हाँ। तो मैडम, ये जो कैपिंग है वो किस ऑब्जेक्ट का होता है और वो कितना सेफ है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, रूट कनाल के बाद कैप करते हैं हम। जो पीछे वाले जो दाढ़ होते हैं, जो चबाने वाले इंपॉर्टेंट जो दांत होते हैं, उस पे हम कैप करते हैं। तो कैप भी अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं। तो पहले के ज़माने में मेटल होता था, सो दैट यूज टू बी मेटल कैप। स्ट्रॉन्ग भी रहता था, उसमें कुछ ब्रेक नहीं होता था, गुड। बट वो मेटल ना माउथ में थोड़ा थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ Decay होता था। लीच होता था, मतलब मेटल का कंटेंट थोड़ा सा निकलता था। तो वो हमने ये कर दिया। फिर दूसरा आने लगा कि मेटल तो दिख के आता है, तो मेटल के ऊपर एक सिरामिक का लेयर बन के आता है। तो उसको मेटल और ऊपर सिरामिक लेयर, तो वो दिखता नहीं, मतलब आप अगर बात करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। सो दैट इज मेटल, सिरामिक फ्यूज टू मेटल, वैसे वाला क्राउन। नाउ देर आर क्राउन्स विच डोंट हैव मेटल एट ऑल इनसाइड, सो दे आर completely ceramic crowns. So that is the latest, they are called zirconia, मटेरियल का नाम है zirconia. तो वो जो क्राउन्स है वो अभी ज़्यादा करके हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया जिरकोनिया कैप, जिसमें मेटल नहीं होता बिल्कुल भी। अब जो एक और जो कैप क्वालिटी आई है, जो जैसे मैंने बोला एनामल जो ज़रूरी चीज़ है उसको कंजर्व करते हैं, उसका क्वालिटी का नाम है ईमैक्स। द टेक्निकल नेम इज लिथियम डाइसिलिकेट। तो वो जो है वो ऑनले करके बोलते हैं उसको, जिसमें आप जो दांत है बहुत नहीं घिसते हो उसको, सिर्फ ऊपर का सरफेस घिसते हो, और उसमें जो है वो दांत आपका प्रोटेक्ट भी होता है रूट कनाल के बाद। और आपका जो ओरिजिनल जो टूथ है जो भगवान ने दिया, उसको हम बहुत नहीं घिस रहे हैं, सिर्फ ऊपर को कोट करते हैं बस। तो ये जो है, ये अगेन लैब आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए टू मेक दिस, और आपको वो नॉलेज होना चाहिए डेंटिस्ट को कि वो टीथ को हम उस हिसाब से कैसे शेप करें। और ये जो कैप को टूथ पे रखते हैं, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है करने को। सो यू हैव टू बी नॉलेजेबल टू डू दिस, बट दैट क्वालिटी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, बिकॉज ये आपका जो ओरिजिनल टूथ है इसको बहुत कंजर्व करता है। सो दैट इज़ ईमैक्स, जिससे लैमिनेट्स और विनियर्स भी बनते हैं, जो 0.5 मिलीमीटर्स तक जो होता है। तो वो बहुत बढ़िया टीथ के लिए रहता है कैप क्वालिटी। तो एक सवाल है मैम कि ये जो 32 दांत होते हैं हमने सुना 56 इंच का सीना और 32 दांत, 32 दांत। तुम्हारे 32 दांत तोड़ दूंगा। तो ये जो विजडम टीथ है, क्या ये उसी 32 दांत में आते हैं? यस, विजडम टीथ आते हैं अबाउट द एज ऑफ 18 के बाद। तो इसीलिए बोलते हैं कि विजडम उस एज में आता है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज विजडम टीथ, अक्कल दांत। तो बट अभी जैसे जॉ साइज ना प्रोग्रेसिवली आपका छोटा होते गया है। जैसे पहले जो डाइट होता था, जो लोग होते थे बल्की होते थे, बर्डली होते थे, एंड उनके जो जॉ साइज भी बड़े होते थे, सो दैट टाइम विजडम टीथ ठीक रहते थे। अभी क्या है, जॉ साइज छोटे हैं, टीथ साइज वही है, तो विजडम टीथ टेढ़े आते हैं, कभी स्लांटिंग आते हैं, दे कॉज अदर प्रॉब्लम्स, जो उसके आगे वाले दांत को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको पुश करता है, प्रेशर देता है, वहाँ खाना अटक जाता है, मेंटेनेंस नहीं हो पाता बिकॉज माउथ ओपनिंग उतना छोटा है। तो ये विजडम टीथ अगर किसी पेशेंट में प्रॉब्लम कर रहा है तो वी हैव टू गेट इट, निकाल देना चाहिए। हाँ। और बाकी वो पड़ा हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्ट्रेट है, अगर बाइटिंग में काम आ रहा है तो उसको रहने देना चाहिए। तो उसको बोलते क्यों है विजडम टीथ? वही जब विजडम आती है 18 साल में, तब। अभी आजकल तो बच्चों को 10 साल में विजडम आ जाती है विजडम टीथ नहीं आते, बट बहुत सारे लोगों को तो 40-50 की उम्र में विजडम आते हैं, विजडम टीथ आते हैं, बट इट इज जस्ट समथिंग। तो बातें तो हमने बहुत सारी दांतों से रिलेटेड कर ली है, काफ़ी टेक्निकल भी गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने छोड़ दिया है, क्योंकि शुरुआत में हमने आपके बचपन से शुरुआत किया, मगर दांतों के बचपन की शुरुआत नहीं की। अच्छा, तो चाइल्ड टीथ केयर क्या होता है, या उसको कैसे आप थोड़ा, एक जो न्यू मदर्स हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? उनके बच्चे जिनके दांत आने शुरू हुए हैं, तो बचपन में देखा ज़्यादातर लोग बच्चों के दांत सड़े हुए रहते हैं। yes. वो चॉकलेट खाते हैं, ये खाते हैं, तो उनके बाद उनको थोड़ा सा आप ट्रेन कीजिए। अभी वो पेरेंट्स में उतना अवेयरनेस, एजुकेशन आएगा तो वो बच्चों को उस हिसाब से आप सिखाएंगे। जैसे ही टीथ आते हैं, दे हैव टू बी ब्रश, दे हैव टू बी क्लीन्ड। जब बच्चा छोटा होता है और टीथ आते हैं तो उसको वो मसलिन क्लॉथ से, आप फिंगर से आपको उसको क्लीन करना है। बट थोड़े से जैसे 1-1.5 साल 2 साल पे ज़्यादा टीथ आए, यू हैव टू स्टार्ट विद ब्रशिंग अगेन, 2 टाइम्स ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नर्सिंग बॉटल
केरीज करके बोलते हैं, जिसमें वो दूध का बॉटल मुंह में रख के जो सोते हैं, उससे सब दांत में कैविटीज लग जाती है, क्योंकि वो दूध मुंह में ही रहता है एंड उससे कैविटीज होती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा पेरेंट्स हैव टू बी सी दैट केयरफुली कि ये नहीं हो, क्योंकि बचपन से जो फाउंडेशन जो होता है टीथ का, वो आपको अडल्टहुड में भी हो जाता है। क्योंकि जो बचपन दूध के जो दांत है, ये लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है, जो पीछे वाले जो चबाने वाले दूध वाले दांत होते हैं वो 12 साल तक रहते हैं। तो अगर सपोज किसी का दांत अगर खराब हुआ जो चबाने वाले नहीं है, तो बच्चे इतना बताते नहीं है, वो एक साइड से खाना बंद कर देंगे, फिर वो दूसरे साइड से खाएंगे, फिर वो बोलेंगे, दूसरा भी दांत खराब हुआ, बोलेंगे मुझे नरम चीज़ दो, नरम चीज़ खाएंगे, पास्ता खाएंगे, कुछ और खाएंगे। और वो दांत जब खराब हो गए ना, तो वो जो नीचे वाला दांत जो आता है वो सही से नहीं आता। तो आपका जो फ्यूचर का फाउंडेशन है, जो दांत अलाइनमेंट होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और 6 साल के उम्र में परमानेंट दांत आता है मुंह में, जो फर्स्ट मोलर जो बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 3 मोलर्स आते हैं, थर्ड इज अक्कल दांत। जो फर्स्ट मोलर 6 साल में आता है, तो लोगों को लगता है कि वो तो दूध का दांत है, निकल जाएगा, बट वो दांत जब 6 साल के उम्र में आया और वो खराब हुआ, वो तो जिंदगी भर के लिए वो दांत खराब हुआ। सो एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ किड्स, स्मॉल किड्स, हैज टू बी ऑल्सो taught, and kids also should be taken to the dentist regularly for checkups, क्योंकि also कुछ लोग करते हैं ऐसे कि बच्चों को डरा देते हैं कि तू ये करेगा ना तो तेरे को इंजेक्शन दे देंगे, डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे। सो दैट शुड नॉट बी डन। इट शुड बी लाइक अ वेरी प्लेफुल थिंग कि चलो आई एम गोइंग फॉर माई चेकअप, यू ऑल्सो कम, देन यू ऑल्सो गेट योर टीथ चेक्ड। ऐसा एटमोसफियर होना चाहिए। इंजेक्शन से डराते हैं बच्चों को, ये गलत है। यस, ये तो ये चीज़ स्टॉप कर देनी चाहिए। एंड जब बच्चे खुद डेंटिस्ट क्लिनिक में आते हैं, व्हेन दे आर कंफर्टेबल सिटिंग, तो वो जो फियर साइकोसिस जो है, जो बहुत लोगों को है डेंटिस्ट्री के बारे में, वो बचपन से ही फिर वो कम हो जाता है। तो ये क्योंकि मेजॉरिटी पीपल आर स्केर्ड ऑफ डेंटिस्ट, तो ये बचपन से स्टार्ट होता है, तो दिस शुड बी अवॉइडेड। नहीं, बहुत अच्छा। लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, और सारी क्या, या ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ दुनिया के सारे नॉलेज हमने कवर कर ली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। आपसे मिले हैं तो थोड़ा आपके बारे में बात कर लें। तो आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने में कंफर्टेबल है तो बता सकती हैं मैडम। आप रहती लोखंडवाला में है, क्लिनिक आपका लोखंडवाला में है, आप कैसे जीती हैं, फैमिली के साथ रहती हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं? नहीं, आपका तो बेटा है। बेटा है। सो आई एम अ सिंगल पेरेंट. I got divorced about 10 years ago, and I'm proud to say कि हमारा joint parenting है. अच्छा, joint parenting. Joint parenting. अभी joint parenting क्या होता है that some days my son is with me, some days he is with his father. And ये हमने बहुत वो टाइम पे डिसाइड किया जब डिवोर्स की बातें हो रही थी, तो बच्चे पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. दैट वाज आर नंबर 1 प्रायोरिटी कि कुछ भी हो हमारे लाइफ में बट बच्चे पे इम्पैक्ट नहीं होगा. तो फॉर्चुनेटली माई एक्स एंड मी, वी बोथ वर मेच्योर टू टेक दैट डिसीजन. तो माई सन इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसको हर चीज़ 2 मिलती है. उसको बर्थडेज पे, दिवाली पे, क्रिसमस पे, उसको ही गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. एंड ऑल्सो उसका अपब्रिंगिंग जो है बहुत मेच्योर है वो. बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो ही नोज टू हैंडल 2 households. So वो भी एक है. But besides that, he's very grounded because we are very open about our divorce. मतलब जब वो छोटा था तभी से ही उसको सब, he was aware कि parents are divorced. तो वो भी बहुत openly बोलता है. उसके friends को अगर किसी से बात हुई, कुछ हुई, तो वो टैबू वाला सब्जेक्ट नहीं रहा उसके लिए. So I feel आप एज अ पेरेंट वी आर ट्राइंग टू, मतलब उसको ना हम सही परवरिश दे रहे हैं उस एस्पेक्ट में. मतलब उसके फादर से भी वो बहुत कनेक्टेड है, मेरे साथ भी बहुत कनेक्टेड है. एंड मैं उसको बिल्कुल रोक टोक नहीं करती. उसको जब वहाँ जाना है वो जाता है, जब वहाँ से यहाँ आना है आता है. आई थिंक ये चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे डिवोर्स के प्रोसेस में अंडरगो कर रहे हैं, अपने ईगोज थोड़ा साइड में रख के बच्चे के बारे में सोच के ना, ये बहुत हेल्दी अप्रोच है. ऑल्सो माई एक्स इज मैरिड एंड अच्छा, उनकी शादी दोबारा हो चुकी है? यस, हो चुकी है. और आपकी नहीं हुई है? नो, आई एम हैप्पी सिंगल. नो, आई ऑल्सो हैव अ पार्टनर. बट पॉइंट बीइंग, आई एम
यस, इनिशियल ईयर्स ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होते हैं. जो बिगनिंग के 3-4 साल बहुत टर्मोइल होता है लाइफ में. आप यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि खुद मतलब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में. आप उससे बाहर निकलते हो. तो मेडिटेशन हेल्प मी इन दैट. देयर आर अदर थिंग्स दैट हेल्प मी इन दैट. बट फॉर माई चाइल्ड आई मेड श्योर कि मैं मेरी जो चीज़ें हैं वो साइड में रख के मैं उनके घर भी जाती थी बर्थडेज के लिए, इसके लिए, ताकि उसको फील नहीं हो कि पेरेंट्स एकदम ही अलग हैं. तो मेरे रिजर्वेशंस थोड़े मैंने साइड में रखे थे एंड देन मैं जाके मनाती थी सब फेस्टिवल्स उनके साथ. दिवाली में जाती थी, बर्थडेज पे जाती थी, दादू दादी के बर्थडेज पे जाती थी. सो वो स्टिल अभी भी ट्रेंड है, विच इज़ नाइस. वो मुझे इनवाइट भी करते हैं अभी. तो ये ओवरऑल एटमॉस्फेयर ना मेरे बेटे के लिए भी बहुत हेल्दी है. तो उसको ऐसे लगता नहीं है कि अरे मम्मी डैडी का अलग है. उसको पता है कि मम्मी को कुछ बात बोली डैडी को पता चल जाएगी, तो वो हमको उल्लू नहीं बना सकता. बट या इट्स अ गुड थिंग एंड आई थिंक एवरीबडी शुड थोड़ा रिजर्वेशंस रख के ना बच्चे के लिए थोड़ा वो करना ज़रूरी है. नहीं, हम चाहते थे हमारे नवकाश के दर्शक ये जाने, हम नहीं चाहते किसी का तलाक हो, बिल्कुल ना हो. लेकिन अगर हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट तो जान के होता नहीं है, और लाइफ में तलाक को एक्सीडेंट ही समझते हैं हम. Yes, yes. और हो जाती है चीज़ें, तो क्यों ही उस वजह को जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन हो जाने के बाद बच्चों को कैसे संभालें, अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालें, ये तो हम डॉक्टर वैशाली से सीख सकते हैं. थैंक यू सो मच. और आपने जितनी पॉजिटिविटी से ये बातें बताई, ये बहुत लोगों को एडुकेट करेगा. क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बहुत अफेक्टेड हुए हैं तलाक की वजह से. बट आपका बच्चा अफेक्टेड ना हो, इसलिए आपने अपने ईगो को साइड में रखा. और आप और ये मैं आई वुड एक स्पेशल नोट मुझे बोलना है कि मेरे जो एक्स हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मैच्योर एंड ही इज़ उनका बहुत सपोर्ट है इन अब मतलब मेरे बच्चे के अपब्रिंगिंग में. उनका फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है. जब बच्चे का टॉपिक आता है तो हम सब चीज़ें भूल के हम डिस्कस करते हैं या जो भी है, हमारा कम्युनिकेशन फुल चालू है. तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिफ़िकल्ट है, प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है. बट आपको यही सोचना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर माय चाइल्ड. सो वो चीज़ फॉलो करना चाहिए. नहीं, बहुत अच्छा. तो डॉक्टर वैशाली, आज आप आए हमारे पास तो हमें बहुत अच्छा लगा. और दांतों पे हमने बात किया, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ महीनों के बाद हम आपसे, एक्चुअली मुझे दूसरा डॉक्टर बुलाना चाहिए था. ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपने दांतों के बारे में गलत बताया. एक्चुअली आपसे बात करने के बाद लगा हमारा एक सेगमेंट है रिलेशनशिप का, जिस पर हमने अभी तक एक भी पॉडकास्ट नहीं किया है. अच्छा, ओके. तो मुझे लगा कि मुझे इस सेगमेंट में आपसे बात करना चाहिए था. तो रिलेशनशिप लॉट्स टू टॉक अबाउट इन दैट. तो रिलेशनशिप के सेगमेंट पर हम आपसे एक बार और रूबरू होंगे. 2-3 महीने के बाद हम आएंगे. तो बस आपका नाम डॉक्टर वैशाली बताएंगे, बाकी दांतों पे कोई बात नहीं करेंगे. यस प्लीज, मैं रोज वही बात करती हूँ. तो आपसे जान पहचान नहीं थी तो मैं आपकी पर्सनालिटी को नहीं जान पाया था. बट रिलेशनशिप पर मुझे बात करनी है. और बेसिकली आप यू आर द बेस्ट पर्सन कि आप मुंबई की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में है, तो हम रिलेशनशिप पर एक करेंगे. डेफिनेटली. दांतों के बारे में जो आपने बताया और उसके बाद जो आप एक एथिक्स के बारे में हमने बात की, तो वो बहुत अच्छा लगा. और आप हमारे नवकाश में आई हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया. और हम चाहते हैं कि आप लोगों को वैसे ही मेक मी स्माइल में लोग आते रहें. हाँ. और लोग आपके पास आके मुस्कुराते रहें और आप ऐसे ही खुशियाँ और मुस्कुराहट बेचती रहें. और आप खुद भी स्माइल करते रहें. आपके जो है स्वस्थ और सुंदर भविष्य की हम कामना करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इतना समझा कि आपने मुझे अपने ओपिनियंस देने का, you've given me a platform. So I really thank you and I wish you all the best for नवकाश. And नवकाश के दर्शकों के लिए फाइनल जो आप बात बोलना चाहेंगे दांतों के लिए, वो आप बोल दीजिए. कैसे ख्याल रखना है ताकि आपके पास ना आना पड़े. I will repeat the same things. ब्रश करना है ब्रश के साथ, that is important. Number 1. Second, brush at night. That is very very important. And third, come to the dentist. Make me smile. Thank you, ma'am. Yes, thank you.